हिंदी शिक्षण कोड 201 में द्रुत पठन की जो पुस्तकें हैं उनका शिक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। उसमें माध्यमिक स्तर पर द्रुत पठन की जो पुस्तकें हैं उनका शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कल हमने कहानी संकलन का शिक्षण और एकांकी संकलन का शिक्षण पढ़ा था। आज है नाटक शिक्षण। नाटक का शिक्षण, नाटक को कभी भी बच्चे शुरू से करने के बाद अंत तक पढ़ना चाहिए, परंतु नाटक कितना भी छोटा हो उसे एक कालांश में पढ़ाना संभव नहीं होता। इसके शिक्षण की सबसे उत्तम विधि यह है कि बच्चों को पहले दिन यह आदेश दिया जाए कि वे अमुक नाटक को अपने घर से पढ़कर आए और फिर उसकी कथा वस्तु और उस कथा वस्तु के गुण और दोषों को पता लगाएं, और दूसरे दिन कक्षा में उसी कथा वस्तु के लिए उससे संबंधित कुछ उनसे प्रश्न पूछे जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। फिर उसके गुण दोष परखे जाएं। फिर दूसरे दिन कक्षा में उसकी कथा वस्तु और उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए गए, उसके बाद उनका विश्लेषण कर लिया गया। फिर अंत में घर पर करने के लिए कुछ कथा से संबंधित प्रश्न दिए जाएं। फिर उसके बाद उन्हें यह नाटक यथा घर पर पुनः पढ़कर आने को कहें और उसके अन्य जो तत्व हैं उन पर भी विचार करने के आदेश दिए जाएं। फिर जिस दिन उसे दोबारा से पढ़ाना हो तो उस दिन कक्षा में नाटक के अन्य तत्वों पर प्रश्न पूछे जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उसके जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ संवादों को पढ़कर सुनाया जाए, जिससे कक्षा में जीवन बना रहेगा और जो रस है वह भी बना रहेगा और नाटक के प्रति बालकों में रुचि भी उत्पन्न हो सकेगी। फिर है उपन्यास शिक्षण। कहानी और उपन्यास में आकार का अंतर होता है। कहानी को यदि मुक्तक गद्य कहा जाए तो उपन्यास को प्रबंध गद्य कहा जाता है। और कहानी की भांति उपन्यास में भी 7 तत्व होते हैं। इसके प्रथम 6 तत्व तो वही होते हैं जो कहानी में अथवा नाटक में होने आवश्यक है, अर्थात कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। परंतु 7वां तत्व इन तीनों को एक दूसरे से अलग करता है। नाटक में 7वां तत्व है अभिनय और उससे उत्पन्न होने वाला रस, और कहानी का जो 7वां तत्व है उसकी संवेदनशीलता होता है, और उपन्यास में 7वां तत्व समग्रता होता है। यानी कहानी में संवेदनशीलता उसकी महत्वपूर्ण तत्व होता है और उपन्यास में होती है समग्रता, जो कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। और सहायक पुस्तक के रूप में किसी उपन्यास को भी ठीक उसी प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए जिस प्रकार नाटक को पढ़ाने की बात कही गई है। अब है खंड काव्य अथवा प्रबंध काव्यों का शिक्षण। खंड काव्य अथवा प्रबंध काव्यों का शिक्षण। कहते हैं कि कविता का आनंद तो उसे सहस्वर पढ़ने से ही होता है, परंतु सहायक पुस्तकों के रूप में खंड काव्य अथवा प्रबंध काव्यों
के शिक्षण उद्देश्य कविता शिक्षण के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं और उनके शिक्षण का सर्वप्रमुख उद्देश्य बच्चों को स्वाध्याय की विधि निपुण कराना होता है। तब कहना होगा कि खंड काव्य और प्रबंध काव्यों का शिक्षण भी मौन पठन से ही शुरू करना चाहिए, परंतु इस मौन पठन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अर्थ की प्रतीति और रसों की अनुभूति। विशेष सहायक पुस्तकों के शिक्षण के लिए सप्ताह में केवल एक कालांश निर्धारित होता है और यदि नाटक, उपन्यास और खंड काव्य को कक्षा में मौन पठन द्वारा पढ़ाया जाए तो उनका शिक्षण हो ही नहीं सकता। जहां तक मौन पठन अथवा स्वाध्याय की विधि के प्रशिक्षण की बात है, इसमें बच्चों को कक्षा 8 तक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है और कक्षा 9 और उससे आगे यह आशा की जाती है कि वे यथा पुस्तकों को अपने अपने घर पर मूल रूप से पढ़कर आए और उनको समझ सके। कक्षा में उनके जो तत्वों की व्याख्या करने से उनकी समझ को उचित दिशा दी जा सकती है और इतना इस प्राप्य समय में किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि नाटक, उपन्यास और खंड काव्य को पाठक एक बैठक में पढ़ना पसंद करते हैं। उन्होंने इनका पढ़ना शुरू किया, वे अंत जानने के इच्छुक हो जाते हैं और कक्षा में यह संभव नहीं होता। इसलिए किसी भी प्रकार के जो गद्य या प्रबंध काव्य हैं उनको बालकों को घर पर ही मौन पठन करने के लिए दिए जाए और उनके अर्थ को समझने के लिए कहा जाए और कालांश के समय उनसे जुड़े हुए जो मुख्य तत्व होते हैं उनके बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाएं, जिससे उनके कौशल का भी विकास होगा, द्रुत पठन कौशल का विकास होगा उनमें और उनके अंदर साहित्य काव्य को पढ़ने की रुचि भी जागृत होगी। फिर है पाठ संकेत निर्माण। पूर्व माध्यमिक स्तर पर सहायक पुस्तकों को कक्षा में ही पढ़ाने की बात कही गई है और उनका जो शिक्षण है वह 4 पदों में होता है। नंबर 1 प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन, मौन पठन, अर्थ ग्रहण, परीक्षण एवं श्यामपट, सारांश और गृह कार्य। इन सब का लेखन गद्य शिक्षण के अन्य पाठों की भांति ही होगा और इन पाठ की जो योजनाएं हैं वह हार्वर्ड उपागम और ब्लूम उपागम दोनों के आधार पर लिखी जा सकती है, परंतु उन्हें हार्वर्ड उपागम के आधार पर लिखना अधिक ही उपयुक्त समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर हमने कुछ पाठों को कक्षा में पढ़ाए जाने की बात कही और उनकी जो पाठ योजनाएं हैं उसी प्रकार से बनाई जानी चाहिए और जिस प्रकार पूर्व माध्यमिक स्तर पर बनाने की बात कही गई है, कुछ कहानियां, उपन्यास, एकांकी, नाटक, खंड काव्य बच्चे घर पर पढ़ेंगे। कक्षा में केवल उनके तत्वों से जुड़े हुए उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी व्याख्या की जाएगी और यह व्याख्या प्रश्नोत्तर तथा समीक्षा प्रणाली द्वारा होंगी और पाठ योजना में केवल उसी के पद लेखन होगा। यह लेखन भी दोनों प्रकार से किया जा सकता है, हार्वर्ड उपागम के आधार पर भी और ब्लूम के उपागम के आधार पर भी। दोनों के कौशलात्मक आधारों पर इनका जो प्रयोग है वह किया जा सकता है और फिर उसे हार्वर्ड उपागम के आधार पर लिखना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। बस उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए शिक्षण लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख देना आवश्यक होता है। ब्लूम और हार्वर्ड
दोनों के उपागम ऐसे हैं कि बालकों के कौशलात्मक अधिगम को सही दिशा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्यादातर हर्बर्ट के उपागम का ही प्रयोग किया जाता है इनके साहित्य को स्पष्ट करने के लिए। अब है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण, व्याकरण और उसका महत्व। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषाओं का निर्माण और विकास हुआ है और भिन्न भिन्न भूभागों में रहने वाले प्राणियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास किया और आगे चलकर ये भाषाएं ही सर्वमान्य रूप का विश्लेषण करके उनमें कुछ नियमों को लगाकर नई सर्वमान्य भाषा का विकास किया गया और ये नियम ही भिन्न भिन्न भाषाओं के अपने व्याकरण के अंग माने गए और इस प्रकार पहले भाषाएं विकसित हुई और फिर उन भाषाओं के व्याकरण तैयार किए गए। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, संभवतः इसलिए कि व्याकरण शब्द की व्याख्या करता है और यह निश्चित करता है कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रहना चाहिए और यहाँ यही नहीं भूलना चाहिए कि किसी भाषा का विकास हुआ और फिर उस भाषा का व्याकरण भी बना है और व्याकरण तो भाषा के सर्वमान्य रूप को विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या भी करता है। और जयगर महोदय ने इस बात को दूसरे रूप में कहा है, उनके अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। पतंजलि ने अपने शब्दों में कहा है, पतंजलि के शब्दों में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। व्याकरण पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। ठीक है, वहीं पे फिर स्वीट महोदय ने व्याकरण को भाषा विश्लेषण कहा है। ठीक है, वहीं पे जेगर महोदय ने
जेगर महोदय ने प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। प्रचलित भाषा के नियमों संबंधी भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो भाषा की परिवर्तनशील विशेषता विकासशील है, व्याकरण ही उसके विकास की यद्यपि नियंत्रण का कार्य करता है, परंतु फिर भी भाषा व्याकरण के नियमों से इधर उधर हटती ही है और किसी भी भाषा में उसके व्याकरण नियमों के प्रतिकूल जो परिवर्तन होता है उसके लिए फिर व्याकरण में उपनियम बनाए जाते हैं और इस प्रकार भाषा के साथ साथ उसका व्याकरण भी विकासशील होता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण से संबंधित और मुख्य तत्वों पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।